हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग ने रिवीजन सीरीज में 3 लेक्चर रोटेशन के देख रखे हैं और आज से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करने वाले हैं। मेरे लास्ट वाले वीडियो में थोड़े बहुत भाई ऑडियो क्वालिटी की भी एरर आई है और वो वीडियो भी थोड़ा एब्रप्ट एंड हो गया था। बच्चों वहीं पर जो टॉपिक हो चुकी है, ठीक उन टॉपिक को कंसिडर करते हुए हम लोग आज आगे प्रोसीड करने वाले हैं। मैंने रोलिंग पर कुछ बातें की थी उस वाले वीडियो में। रोलिंग पर जो बची थोड़ी सी और थ्योरी है, मैं वो अगले जब हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रोलिंग की, उसके पहले उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों 1 से और 2 वीडियो के अंदर हम लोग पूरा रोटेशन कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग को टेस्ट के लिए रेडी रहना है। जो बच्चे रोटेशन अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं उनको क्या करना है भाई, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स लगाने हैं या फिर जो भी डीपीपी शीट फॉलो करते हो उससे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है ताकि हम लोग टेस्ट के लिए एकदम वेल प्रिपेयर्ड रहे। अगले क्लास के लेक्चर के एंड में वो टेस्ट का एक लिंक दिया रहेगा जिससे हम लोग को क्लिक करके एग्जाम देना है, ठीक है। कैसे क्या रहेगा सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियरली लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ और कुछ मैं लंबा नहीं रखने वाला हूं। मुझे पता है संडे जनरली लोग टेस्ट के लिए रेडी रखते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो हम लोग आज ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। जितना हो पाएगा, जितने क्रिस्प थियरी या जितने हम लोग थियरी सीख चुके हैं उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों। अ कपल प्रोड्यूस, भाई 2007 का क्वेश्चन है, ये रहा पहला क्वेश्चन। अ कपल प्रोड्यूसेस, कपल क्या होता है बाय द वे, जो हम लोग टर्म थियरी में नहीं सीखे उन्हें हम लोग न्यूमेरिकल में देख लेते हैं। कपल मतलब होता है 2 फोर्स एक साथ काम करते हैं भाई और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं और सपोर्टिव टॉर्क क्रिएट करने वाले फोर्स हम लोग कहते हैं कपल। तो भाई होता क्या है, अगर अपने इमेजिन करें गाड़ी का स्टीयरिंग, ठीक है, तो गाड़ी के स्टीयरिंग में क्या होता है बच्चों, हम लोग एक फोर्स ऐसे देते हैं और एक फोर्स ऐसे देते हैं, होता है राइट, समझ आ रहा। तो भाई पेयर ऑफ फोर्स और दोनों सेम सेंस ऑफ रोटेशन में अगर सपोर्ट करते हैं हम लोग इन्हें कपल कहते हैं। बच्चों ये दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होती है, क्योंकि दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है तो कभी भी ट्रांसलेशन की बात नहीं होने वाली, बिकॉज नेट फोर्स यहां पर 0 रहेगा, ठीक है। और ये फोर्स इनटू डिस्टेंस हम लोग को यहां पे टॉर्क देने वाला, फोर्स इनटू डिस्टेंस यहां पे भी टॉर्क देने वाला है। तो एज अ होल कपल फोर्स सिर्फ रोटेशन प्रोड्यूस कर सकती है भाई, ट्रांसलेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इसीलिए अ कपल प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन, ऑप्शन डी। 2007 का क्वेश्चन है भाई नीट का और उस समय आईपीएमटी हुआ करता था, ठीक है। काफी सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वापस टॉर्क पर है। हम लोग टॉर्क के सारे कंसेप्ट पहले कवर कर लेंगे, फिर मोमेंटम पर जाएंगे, फिर एनर्जी, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर एनर्जी। इस तरह हम एक साथ जितने कॉन्सेप्ट को एक साथ पकड़ के लेके चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए एक टॉपिक में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ vector F is the force acting on a particle having position vector R and vector torque be the tau vector be the torque of this force about the origin, then तो भाई सब लोग पहले क्वेश्चन के बाद समझ लें आराम से। If vector F is the force acting on होना था on a particle having position vector R and tau vector be the torque of this force about the origin, then मैंने बच्चों थियरी में बताया था थीटा वेक्टर मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर, अल्फा वेक्टर एल एंगुलर मोमेंटम एंगुलर एक्सेलरेशन थी, वेक्टर टाउ टॉर्क। ऐसे जितने भी यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज बनती है रोटेशन में उन्हें हम लोग एक्सियल वेक्टर कहते हैं। बच्चों एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग दी एक्सिस रहती है, ठीक है, मतलब जिस भी प्लेन पर है उसके परपेंडिकुलर। एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई एक पार्टिकल इस तरह का सर्कुलर मोशन करता है लेट्स से, तो हम लोग बोलते हैं इस थीटा का मैग्नीट्यूड ये रहा, ये जो भी एंगल कवर हो रहा है, और डायरेक्शन रहा अपने को राइट हैंड थंब रूल से मिलने वाला है। कैसे? राइट हैंड को अपने को इस कर्ल के ऊपर रखना है और देखना है थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। देखो थंब पॉइंट कर रहा है इनवर्ड, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर। हम लोग ऐसे वेक्टर को कहते हैं एक्सियल वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं कहीं बोलता हूं टॉर्क, तो टॉर्क के फॉर्मूला में जानते हैं R क्रॉस F होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी पर कहीं पर है जिस पर अगर फोर्स इस तरफ लग रहा हो और ये हम लोग की R वेक्टर रही, तो बच्चों R क्रॉस F अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, R क्रॉस F अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, इंप्लाइज
ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इन वेक्टर को हम लोग एक्सियल वेक्टर का नाम देते हैं। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है? तो भाई पहला वाला जो रिलेशन है r डॉट टाउ और f डॉट टाउ ग्रेटर देन लेस देन 0, पहली बात हम लोग को पता है टॉर्क का डायरेक्शन इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर में है, और हम लोग जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट का मतलब होता है, लेट्स से हम लोग अगर बात करते हैं a डॉट b, तो बच्चों a डॉट b का मतलब होता है a b cos थीटा, राइट? यहां पर क्या कर रहे हैं, लेट्स से r डॉट टाउ वेक्टर, तो भाई r इंटू टाउ इंटू कॉस थीटा, यहां थीटा कौन सा थीटा है? r और टाउ के बीच में बनने वाला एंगल। मुझे पता है बच्चों टाउ क्या है, एक्सियल वेक्टर है ना? तो r और f उसके प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, तो r डॉट टाउ क्या होगा? r इंटू टाउ cos 90, बच्चों cos 90 होता है 0, तो इसका रिजल्ट आएगा 0। सिमिलरली वेक्टर r डॉट वेक्टर f ये भी 0 देगा, बिकॉज वापस वेक्टर f और r दोनों एक ही प्लेन पर है, और वेक्टर टाउ एक्सियल है, दोनों परपेंडिकुलर रहेगा, तो cos 90 0 होता है। इसलिए जिसमें भी दोनों 0 का वो राइट ऑप्शन होगा, और मुझे यहां पर कोई भी ऑप्शन राइट नहीं दिख रहा है। हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हुआ हो, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको इक्वल्स टू लिख के ऑप्शन डी मार्क कर देते हैं, या फिर सी में इक्वल्स 0 लिखकर ऑप्शन सी को मार्क कर सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन है तो अब इसमें ग्रेस मार्क दिया जाता है, पर एक में दोनों 0 होना था, ऐसे एक ऑप्शन बनना था, पता नहीं कुछ गलती हुई है लिखते हुए। तो r डॉट टाउ मस्ट बी 0 और f डॉट टाउ भी 0 होना चाहिए, ठीक है? ये भी किसी प्रीवियस इसका क्वेश्चन है भाई, पीछे कोई नीट के किसी एग्जाम में आया हुआ है। द मोमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, द मोमेंट ऑफ द फोर्स वेक्टर f एट दिस अबाउट द पॉइंट दिस। बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क के नाम से भी बुला सकते हैं। मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क। समथिंग परटेनिंग विद डिस्टेंस, जब भी कोई चीज डिस्टेंस से रिलेटेड हो ना, हम उसको मोमेंट नाम से बुलाते हैं, ठीक है? मैंने बात किया था इसके बारे में जब हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे, हम लोग बोलते थे मोमेंट ऑफ मास, राइट? चलो और डिटेल करते हैं इस पर। फिलहाल बच्चों टॉर्क को लिखते हैं r क्रॉस f, राइट? ये एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो f में क्या दिया हुआ है, 4i प्लस 5j माइनस 6 के एट, मतलब इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। लेट्स से मैं अगर यहां पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, मुझे पता है कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, ठीक है? अगर गलती होती है यहां पर तो सिर्फ कैलकुलेशन एरर हो सकती है, अगर हमें कोई फॉर्मूला पता है, ठीक है? इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हम बस चैप्टर का फॉर्मूला सारा जान जाए तो अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना? कुछ बैठ के बहुत डिटेल करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूलास पता है, उन्हें बस अप्लाई करना है। और रिवीजन के दौरान ना बच्चों सिर्फ फॉर्मूला जानने से नहीं होता है, उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन जानना भी बहुत जरूरी होता है। 2,0,-3, राइट? 2,0,-3, थोड़ी डिस्टर्बेंस ने माफ करना भाई, ठीक है? 2,0,-3, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है। किस पॉइंट के अबाउट? कोई पॉइंट नहीं पर है, 2,-2, के अबाउट। तो भाई ये हो गया मेरा फाइनल वेक्टर और ये हो गया मेरा इनिशियल, ठीक है ना? तो हम लोग लिखते हैं 2 - 2 i कैप प्लस -2 -0 j कैप -3 माइनस ऑफ -2 मतलब +2 k कैप। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? अबाउट दिस पॉइंट मतलब ये मेरा मानो रेफरेंस पॉइंट है, और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो ये यहां पर है, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, तो अब ये वेक्टर r बनेगा। समझ आ रहा है? ये जो वेक्टर r क्रॉस f में वेक्टर r क्या है? एक ऐसा वेक्टर, कैसा? ये फाइनल पॉइंट जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट के अबाउट लग रहा है। तो क्या किया हम लोग ने? 2 - 2 i कैप, 0 - -2, तो शायद मैंने उल्टा लिख दिया, इसको ठीक कर देते हैं। 0 - -2 है ना? 0 - -2, फिर -3 - -2 के क्या? तो एक काम करते हैं बच्चों, से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। कितना हो रहा है ये हो रहा है 0 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, ये हो गया वेक्टर r। समझ आ रहा है? 0 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, बस इतना बनाना था। बहुत सारे बच्चे हो सकता है गलती कर दे कि इसे फाइनल ले ले, उसे इनिशियल ले ले। बस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अबाउट,
मतलब ये पॉइंट अपना रेफरेंस है और यहां से इसके बीच की दूरी निकालनी है, इसे वेक्टर आर कहेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, आई कैप, जे कैप एंड टी कैप। ठीक, ये आ गया अपना वेक्टर आर। अपने को करना है आर क्रॉस एफ। तो अब एक बार एफ की एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। एफ क्या है? एफ 4i + 5j - 6 के। एक काम करते हैं हम लोग यहां पर i j k, वो जो मेथड है ना डिटरमिनेंट वाला मेथड, i j k पहले r, तो r क्या है? 0 2 -1, ठीक है। फिर f 4 5 -6, आई होप यही है 4 5 -6 ही है। 4 5 -6, भाई साइन की गलती होने की संभावना बहुत रहती है, ध्यान रखना। तो भाई ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। तो भाई सॉल्व करते हैं आई कैप। कैसे करते हैं पता ना, इस रो को और इस कॉलम को भूल जाओ। क्रॉस प्रोडक्ट रोटेशन एक चैप्टर है बच्चों जहां पर ना सारे कंसेप्ट लगते हैं मैकेनिक्स वाले, घुमा फिरा कर। मतलब थोड़ा बहुत वेक्टर भी आ जाता है, कभी काइनेमेटिक्स भी आ जा रहा है, आई गेस सब लोग समझ रहे होंगे। कभी लॉस ऑफ मोशन लग जाता है, कभी वर्क एनर्जी पार भी लग जाती है कुछ क्वेश्चंस में। तो मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट ना यहाँ पर रिवाइज होते हैं, इसलिए मैंने रोटेशन ही पहला चैप्टर चुना था अभी। तो भाई आई लिए अगर तो 2 - 1 5 और -6 है ना। तो भाई दिस इनटू दिस मतलब -12 -5 इनटू -1 मतलब +5, ठीक है ना। 2 इनटू -6 -12, 5 इनटू -1 -5 माइनस ऑफ इट मतलब +5 हो जाएगा। ये हुआ आई कैप। बात आती है जे कैप की, तो माइनस जे कैप। अब जे कैप जब पकड़ेंगे तो उसका रो और कॉलम भूल जाएंगे, तो क्या बचा? 0 4 -1 -6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे 0 इनटू -6 0, 4 इनटू -1 -4 माइनस ऑफ इट +4 हो जाएगा, ठीक है। फिर बारी आती है के कैप की। तो बच्चों के कैप को जब पकड़े तो 0 इनटू 5 0 -8, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया -7 आई कैप। क्या हुआ फिर? -4 जे कैप और -8 के कैप। आई होप कोई गलती कहीं पर नहीं हुई होगी, अगर कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है तो हम लोग का रिजल्ट आ चुका होगा। -7 आई कैप, -4 जे कैप, 8 के कैप, 7 आई कैप, -4 जे कैप, -8 के कैप, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। -7 आई, -4 जे, -8 के। आई होप यही है, सारी चीजें माइनस। ग्रेट, मतलब कोई सी मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है ना। गलती यहां पे एक ही होगी भाई, कैलकुलेशन एरर होगा, साइन माइनस प्लस का गलती हो जाएगा। और ऑप्शन बनाए भी वैसे ही गए हैं। देखो ऑप्शन में भी ना 8 4 7 ही है, बस अरेंजमेंट बदला गया है और सब में माइनस साइन दे दिया गया है। तो गलतियां यहां पे आईजे को लेके हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे भी डिफरेंस ना सिली मिस्टेक ही बनाता है, अधिकतर बच्चों से सिली मिस्टेक होता है जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंस आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस एक और क्वेश्चन है टॉर्क पर बच्चों, मूव कर गया, ठीक है। नेक्स्ट वापस एक टॉर्क पर क्वेश्चन है। तो a rod of weight W is supported by the parallel knife edge A and B is in equilibrium। तो भैया एक रॉड बताया गया है, क्वेश्चन पढ़ लो पूरा। A rod of weight W is supported by two parallel knives edge A and B is in equilibrium in a horizontal position। तो horizontal position पर है। The knives are at a distance D from each other, ठीक है। तो भाई यहां पर दो नाइफ लगा दिए गए, दो नाइफ लगा दिए गए, इनके बीच की दूरी d है, इनकी बीच की दूरी d है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम a। अगर मैं इसे नाम दूं a और इसे नाम दूं b, तो कहीं यहां पर सेंटर है, ये दूरी है x, तो बच्चों ये दूरी होगी d माइनस x, है ना। और क्योंकि वहां पे कांटेक्ट है तो यहां से एक कांटेक्ट फोर्स काम करेगा, नाम होगा N1, नाम होगा N2। दोनों बराबर नहीं होंगे, बराबर तो होते हैं ना जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच से पास करती, बीच से पास नहीं कर रही है। तो ये N1 तो ये N2, राइट। तो क्वेश्चन है द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए इज, अपने को ये N1 बताना है बच्चों। ये रॉड जो है ना ऊपर मूव कर रही है ना नीचे मूव कर रही है, मतलब इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, तो लिखेंगे ऊपर लगने वाला फोर्स N1 प्लस N2 बराबर यहां से पास कर रहा है वेट W, राइट। पहली बात। चौथे गौरव क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से। बोला गया एक रॉड है, एक नाइफ इधर एक नाइफ इधर, बीच में दूरी d, x दूरी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये दूरी d माइनस एक्स।
तो बॉडी ऊपर नीचे मूव नहीं करी, मतलब n1 + n2 = वेट। ऑल्सो बॉडी घूम भी नहीं रही है, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अब जिन बच्चों को यहां पर टॉर्क का एक्सप्रेशन लगाना नहीं आता, उन लोग ध्यान दें। टॉर्क एक्सप्रेशन लगाते हुए बच्चों, मान लेते हैं हम लोग सेंटर के अबाउट बात करते हैं, मान लेते हैं सेंटर के अबाउट बात कर रहे हैं, बॉडी घूम नहीं रही है ना, हम लोग किसी भी पॉइंट को अपना रेफरेंस ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट को रेफरेंस, ध्यान से सुनना, किसी भी पॉइंट को रेफरेंस ले लो। मान लो मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस लिया, ठीक। अब ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, ये n1 ऐसे ही काम कर रहा है, तो इमेजिन करो अगर मैं ऐसे फिक्स कर दूं चीज को और n1 ऐसे फोर्स दे रहा है, तो ये सिर्फ इस तरह घुमाना चाह रहा है, ये इस तरह घुमाना चाह रहा है, और n2 इसे इस तरह घुमाना चाह रहा है, ये इसे इस तरह घुमाना चाह रहा है, ये इसे इस तरह घुमाना चाह रहा है। मैं बोल सकता हूं n1 × x इस तरह का टॉर्क दे रहा है, ये टॉर्क कौन सा सेंस हो गया, क्लॉकवाइज, और n2 अबाउट दिस पॉइंट उल्टा टॉर्क दे रहा है, लिख देंगे n2 × d - x। टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ठीक है। और वो जो डिस्टेंस नापते हो वो किसी पॉइंट के अबाउट नापा जाता है। मैंने यहां पर इस पॉइंट को अपना रेफरेंस ले लिया, चाहो तो ये नाइफ वाले पॉइंट ए को भी ले सकते थे, बी को भी ले सकते थे। मुझे n1 n2 पर काम करने का मन था, इसलिए मैंने इस पर लिया, ठीक है। मैं उस पर भी क्वेश्चन दिखाता हूं, अगर मैं यहां पर लेता तो क्या होता और यहां पर लेता तो क्या होता, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ रहा है। तो n1 + n2 = वेट। हम लोग को निकालना भी n1 ही है, ठीक है ना, हम लोग को निकालना n1 ही है। तो काम करते हैं, n2 को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो n2 है क्या, यहां पे दिख रहा है n2 है वेट माइनस n1, ठीक है भाई। तो अपने यहां पर n1 × x, और बच्चों n2 को लिख सकते हैं वेट माइनस n1, वेट माइनस n1 × d - x। थोड़ा सा कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो n1 × x, ठीक है, w × d - w × x माइनस n1 × d प्लस n1 × x, है ना। n1 × x यहां पर और यहां पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, बचेगा n1d, इस पार ले आते हैं n1, यहां w d - x / d, ये एक्सप्रेशन मैंने क्या किया भाई, ये -n1d को उस पार में ले गया और d को नीचे भेज दिया, यहां पे w कॉमन लिया, d - x / d। आई होप कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा, और कहीं कुछ गलती नहीं दिख रही है तो ऑप्शन जो भी होगा सही होगा। तो w d - x / d, ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो भाई ये रहा हम लोग का टॉर्क का एक क्वेश्चन। बच्चों अब चल रहे हैं थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चन पर करने, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ फोर्स वेक्टर F इज एक्टिंग एट अ पॉइंट R, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व। बच्चों मैंने इस पर शायद बातें कर रखी हैं, मेरे सेकंड वीडियो में शायद मैंने इस पर बात की थी, इसी क्वेश्चन पर मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू R × F, और अगर एंगुलर मोमेंटम, सॉरी ये मैंने लिख दिया L, ये होना था टॉर्क, मैंने बताया था टॉर्क इज इक्वल्स टू R × F, और मैं बोलता हूं कि अगर जैसे बोलते हैं ना फोर्स अगर 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, एकदम सिमिलर एनालॉजी लगा दो, अगर टॉर्क 0 होगा इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, हाँ या ना। अगर फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व है, अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। तो करना क्या है, यहां पर टॉर्क को 0 से बराबर करना है, यहां पर टॉर्क को किसे 0 पे बराबर करना है, 0 से बराबर करना है, राइट, फाइन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अगर कुछ आवाज आएगी भाई ध्यान दो। R is 2i - 6j - 12k, राइट, समझ आ रही भाई, कोई दिक्कत किसी को। और F क्या है, F दे दिया गया है अल्फा i - 3j - 6k। बच्चों करना क्या है, क्रॉस करके इसे 0 से बराबर कर देना, ठीक है। अच्छा 6 नहीं है, 3 -3j - 6। बच्चों करना क्या है, यहां पर क्रॉस करना है, क्रॉस करने का तरीका भी सीख चुके हैं, i j k
ठीक है, 2 माइनस 6 माइनस 12 अल्फा माइनस 3 माइनस 6, क्रॉस करोगे प्लस माइनस प्लस साइन दोगे जब सॉल्व करते हो। जहां तक मुझे याद है इसका वैल्यू शायद +1 आता है, आई होप। एक बार चेक कर लेना, +1 आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना, चेक कर लेना। मैंने इस पर सॉल्विंग कर रखा है ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में, जब मैं मोमेंटम समझा रहा था कि मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है, जब टॉर्क 0 होता है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 लगे तो मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन पर, ठीक है, देखना। तो ठीक है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद O एज इट्स सेंटर F1, F2 एंड F3। अब देखो ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, भले इतना लंबा सा है पर है कुछ नहीं ज्यादा। ABC is an equilateral triangle with O as its center. F1, F2 and F3 represents three forces acting along the sides AB, BC and AC, है ना? Acting along the side, अगर बात करें, ये है ABC, तो फोर्स है acting along AB, ऐसा कुछ along BC, ऐसा कुछ। अगर ये हुआ F1 और ये हुआ F2, ये F1 और ये हुआ F2, तो ये AC है, मतलब समझ ना, AC मतलब ये हुआ F3। If the total torque about O is 0, तो बच्चों अगर ये इधर घुमाना चाह रहा है इसे, और ये भी ऐसे घुमाना चाह रहा है, और ये उल्टा घुमाना चाह रहा है अबाउट कोई सेंटर पॉइंट, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तीनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, तो बोल सकते हैं F1 into x plus F2 into x must be equals to F3 into x, और x कॉमन ले लेंगे बिकॉज तीनों के लिए x सेम होना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये सेंटर से x, ये दूरी बराबर रहेगी। हम लोग बोल सकते हैं F3 is equals to F1 plus F2, ऐसा कोई ऑप्शन A, ठीक है। ये अगर क्लॉकवाइज टॉर्क दे रही है, ये भी क्लॉकवाइज, तो ये दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। फाइन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आए हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। मैंने बताया था ये सारे एक्सियल वेक्टर होते हैं, इनका डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन, सही बात है। द लाइन मेकिंग एंगल 45 डिग्री टू द प्लेन, नहीं। रेडियस, नहीं। टेंजेंट, नहीं। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर बॉडी इस प्लेन में घूम रही है, उसका रोटेशन इस प्लेन में है, तो अगर वो ऐसे घूम रही है तो मेरा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कुछ इस तरह है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए वापस मोमेंटम पर बेस एक और क्वेश्चन। सब जगह हम लोग एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं बच्चों। हम लोग ने दो कॉन्सेप्ट सीखा आज। एक तो सीखा है हम लोग ने टॉर्क पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, और अब हम लोग सीख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना। इस तरह से ना, जब कभी कोई चैप्टर सॉल्व करते हो, ट्राई करो प्रीवियस इसमें ट्रेंड देखना किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और उन टाइप की चीजों को एक बार देखकर एब्जॉर्ब कर लो, और उनके लिए रिस्पेक्टिव थियरी को भी एक बार रिवाइज कर लो एग्जाम के पहले, ठीक है। शुरू करते हैं। A particle of mass m moves in xy plane with a velocity v along the starting line AB. Starting line AB है, starting ना, ठीक है, starting होना। If the angular momentum of the particle with respect to origin O is LA when is at A and LB when is at B, then तो भाई पहले तो ना क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या। बच्चों मान लेते हैं ये y और ये x एक्सिस है। A particle of mass m moves in xy plane में with a velocity v along the straight line AB। मान लो एक लाइन है स्ट्रेट लाइन AB, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मान लो कहीं यहां पर A है और कहीं यहां पर B है, ठीक है। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब अगर पार्टिकल इस लाइन के अलावा मूव कर रही है तो मोमेंटम कितना है? mv इस लाइन के अलावा, और A पर जो मोमेंटम होगा B पे वही मोमेंटम है। लाइन स्ट्रेट है तो मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, बोला क्या है? रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो भाई एंगुलर मोमेंटम जब फाइंड किया जाता है हम लोग लिखते हैं r क्रॉस p। तो यहां p तो कांस्टेंट है, पता है, A और B के लिए सेम है। r क्रॉस p को हम लिख सकते हैं rp sin थीटा, या फिर r sin थीटा को लिख देंगे r परपेंडिकुलर इनटू p, मतलब मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस किससे नापा जाएगा? जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग को बच्चों एंगुलर मोमेंटम निकालना है।
यहां बोला गया है रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो अगर ये ओरिजिन है, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो भी डिस्टेंस है वो भले ए हो भले बी हो, दोनों के लिए सेम रहेगा। कैसे? पार्टिकल अगर इसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, इस स्ट्रेट लाइन की दूरी फ्रॉम ओरिजिन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो तो कांस्टेंट रहेगा, ये कोई भी सी, तो ये कोई सी ही रहेगा। तो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एम वी इंटू सी, सी हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एम वी हो गया मोमेंटम। भले ए की बात करो भले बी की बात करो, तो मतलब एल ए हो या फिर एल बी हो, दोनों के लिए सेम, एल ए इक्वल्स टू एल बी, राइट? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस एंगुलर मोमेंटम पर एक और है, और यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने वाले हैं लोग। एक बार देख लेते हैं। अ मास m moves in a circle on a smooth horizontal plane, होना था, ये प्लांट लिखा गया है, कोई बात नहीं, with velocity v naught at radius r naught। तो एक मास m है, एक सर्कल में मूव कर रहा है ना, एक ऐसा v naught मास m naught, ठीक है। मास नहीं बताया ना, मास m लिखा गया, सॉरी, मास। फाइन बच्चों, ये रेडियस बता दी गई है r naught। तो द मास इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग विच पास्ड थ्रू अ स्मूथ होल इन द प्लेन एज शोन। डायग्राम तो दिखा नहीं, यहाँ पे डायग्राम शायद नहीं आया है, पर डायग्राम दिया होगा क्वेश्चन में। और ये अपना एक रस्सी है, यहां पर एक स्ट्रिंग है जो एक टेंशन फोर्स दे रहा होगा, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली एंड लिखा गया है फाइनली m मूव्ड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r naught by 2। तो बच्चों, अगर मैं यहां पर टेंशन बढ़ाऊं, मैं अगर यहां पर टेंशन बढ़ाऊं, तो एक तरीके से पार्टिकल अगर ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और मैं टेंशन इस तरह बढ़ाऊं, तो मतलब मैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में फोर्स दे रहा हूं, है ना। और बोल सकते हैं एक तरीके से टॉर्क जीरो रहेगा। क्यों टॉर्क जीरो रहेगा? टॉर्क क्या होता है? r क्रॉस f, f भी इसी लाइन पर और मेरे सेंटर के अबाउट r भी इसी लाइन पर। तो r और f अगर एक ही लाइन पर रहे, पैरेलल रहे या फिर एंटी पैरेलल रहे, मतलब एंगल जीरो बनता है, तो टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, तो r इंटू f इंटू साइन जीरो या साइन 180, तो टॉर्क रहा जीरो। अगर टॉर्क जीरो है बच्चों, अगर टॉर्क जीरो है मतलब ये इंप्लाई करता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा, ठीक है। और अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, लिखेंगे m v नॉट इंटू r नॉट इज इक्वल्स टू m, कोई नया वाला v, मेरे को पता नहीं क्या v है, पर ये मुझे पता r नॉट बाई 2 हो गया। पॉइंट मास के लिए mvr लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। कोई बॉडी है तो i ओमेगा लगाते हैं, पॉइंट मास के लिए mvr लगाते हैं। जहां पे r क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिख ही रहा है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही है वेलोसिटी के, मोमेंटम के। तो ये m गया, r नॉट गया, तो v प्राइम बच्चों हो गया 2 टाइम्स v नॉट। वेलोसिटी अगर 2 टाइम्स v नॉट आ गई, बिकॉज मोमेंटम कंजर्व था इसलिए ऐसा लिखे, यहां से वेलोसिटी निकालिए। तो बच्चों अगर पहले एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, अब होगी हाफ m 2 टाइम्स v नॉट स्क्वायर, मतलब 4v नॉट स्क्वायर, है ना। हाफ m v स्क्वायर, तो 2v नॉट स्क्वायर मतलब 4v नॉट स्क्वायर। बच्चों ये बचा 2mv नॉट स्क्वायर, थोड़ा सा गंदा हो गया, देख लेना। हाफ mv स्क्वायर मतलब 2v नॉट स्क्वायर मतलब 4v नॉट स्क्वायर, 2v नॉट होल स्क्वायर, व्हिच इज ऑप्शन ए। इस तरीके से बच्चों हम लोग ने यहां पर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज किया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, सम हो गया। तो चाहो तो इधर मार्क कर दो भाई, कॉन्सेप्ट यूज हियर इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत काम में आता है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम में लगने वाला कॉन्सेप्ट है। ये कब लगता है? जब टॉर्क जीरो होता है, तब संगे संगे लग जाएगा। टॉर्क जीरो मतलब r, भले वहां पे f हो, पर r और f पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे बच्चों, तो r क्रॉस f जीरो हो जाएगा, राइट। अब क्या हुआ कि एकदम यही कॉन्सेप्ट पर ना एक और बार क्वेश्चन आया 2011 में, और ये क्वेश्चन किस ईयर का है? 2015 में। तो बच्चों 2011 2015 का ना दोनों क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज फर्क है। देखो कैसे। A small mass m attached to a string rotates on a frictionless table, top as shown. Diagram ऑफिस दिया हुआ नहीं है। If tension in the string is increased by pulling the string, causing the radius of the circular motion to gradually decrease by a factor of 2, मतलब
लास्ट टाइम अगर रेडियस आर नॉट था तो अब हो गया रेडियस आर नॉट बाई 2 वापिस। जैसे पीछे क्वेश्चन में दे दिया था कि आर नॉट से आर नॉट बाई 2 हुआ, यहां पे लैंग्वेज में दिया वही बात कि आर नॉट से आर नॉट बाई 2 हुआ। ठीक है, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, यहां पे लिखना चाहिए था जो भी 2 या जो भी, तो इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, देख लोगे क्या करना है, समझ आ रहा है ना? यहां पे जैसा हुआ था कि भाई हाफ mv स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स हो गया था, तो इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, समझ आ रहा है? पहले हाफ mv स्क्वायर थी और जब रेडियस आधा हो गया वेलोसिटी डबल हो गया बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, जैसा हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था बच्चों, सेम है, बस लैंग्वेज का फर्क है। mvr यहां पे भी mvr बाई 2, तो वेलोसिटी डबल हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई बिकॉज हाफ mv स्क्वायर होता है v स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई। तो बच्चों इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, अगर पहले हाफ mv स्क्वायर थी और अब है 4 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर, है ना, जो सॉल्व करने पर 2 टाइम्स mv स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग और भी कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पर हम लोग आज इस वीडियो को यहीं पर एक बार रोक रहे हैं। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, या उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स प्रीवियस में आई हुई है या जिस तरह के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है उस पर हम लोग डिस्कशन करना नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग और काइनेटिक एनर्जी, इन सारी बातों पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, दिस मच फॉर टुडे, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, थैंक यू।